वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको ओनली आईएएस की वेबसाइट पर अवेलेबल मिलेगी। उसके लिए आपको वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाना होगा। किसी भी अदर पीडीएफ को अवेल करने के लिए आपको ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडिसन अलायंस के बारे में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अभी हाल ही में इस अलायंस को लॉन्च किया है। इस अलायंस का फुल फॉर्म है एडिसन का एसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क अलायंस। नाम से स्पष्ट है कि डिजिटल इंफ्रा के बारे में कुछ काम किया जाएगा। देखिए, कोविड की सिचुएशन जब आई तो हमने बहुत सारा काम डिजिटली किया, फाइनेंशियल सर्विसेज में स्पेसिफिकली। लेकिन जब डिजिटल इकोनॉमी का काम आगे बढ़ा, डिजिटल इकोनॉमी का मतलब हम अपने ट्रांजैक्शंस डिजिटली करते हैं और डिजिटल इंफ्रा का इस्तेमाल किया जाता है चीज़ों को मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में, तो उस समय यह भी श्योर हो गया कि डिजिटल इकोनॉमी की एक्सेस हर आदमी को इक्वली नहीं है। कुछ लोग तो बहुत आसानी से डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल अछूते हैं। तो एक इनइक्वलिटी देखने को मिली। ऐसी इनइक्वलिटी ना हो या इसे कम किया जाए, इसी उद्देश्य से इस एडिसन अलायंस को तैयार किया गया है। जो जिनेवा बेस्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इस अलायंस के सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करेगा। इसमें यह कोशिश की जाएगी कि डिजिटल इकोनॉमी की इक्विटेबल एक्सेस हो, सभी लोग इसे इस्तेमाल कर सकें। ये गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अलायंस काम करेगा। सभी सेक्टर्स आपस में कोलैबोरेट करें और जो इकोनॉमी के क्रिटिकल सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को भी कहा जाएगा कि वो कोलैबोरेट करके ऐसा इंफ्रा डेवलप करें जो सभी लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकें। इसका एक एडवाइजरी बोर्ड होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स होंगे जो इस पूरे अलायंस को सपोर्ट करेंगे। देखिए, सिग्निफिकेंस तो वही है। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमें यह समझ में आ गया कि डिजिटल इकोनॉमी का इस्तेमाल तो होना है, तो सभी लोगों को इक्वली एक्सेस होनी चाहिए इस प्रकार की फैसिलिटी की। डिजिटल गैप और इनइक्वलिटीज को हमें पूरी दुनिया में कम करना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी हाल ही में युगांडा के एक रेबल ग्रुप लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी के फॉर्मर कमांडर को दर्जनों वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मल्टीपल मर्डर्स और फोर्स्ड मैरिजेस के आरोपों में गिल्टी पाया। इसका नाम डोमिनिक ओंगवेन है। सरप्राइजिंगली इस व्यक्ति को बचपन में इसी रेबल ग्रुप ने अगवा किया था। बाद में इसी का कमांडर बनके इसने वो सारी एट्रोसिटीज करी जो पॉसिबली इसने बचपन में फेस की होंगी। बात करते हैं आईसीसी के बारे में। ये एक इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है जो 4 एरेनाज में पनिश करता है किसी भी इंडिविजुअल को: जीनोसाइड नरसंहार, वॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन। इसे रोम स्टैट्यूट के तहत 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। यह दुनिया का पहला परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है जो किसी एक व्यक्ति को उसके अपराधों के लिए सजा देता है। फंडिंग इन्हें स्टेट पार्टीज के द्वारा मिलती है और कुछ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी मिल जाता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, कॉर्पोरेशंस के द्वारा। 18 जज होते हैं, 9 साल के लिए चुने जाते हैं। 122 मेंबर्स हैं इस आईसीसी में, लेकिन इंडिया नहीं है। इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और इंडिया इसके मेंबर नहीं है। आई रिपीट अगेन, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कंफ्यूजन होती है आईसीजे और आईसीसी में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्योंकि दोनों का ही हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है। लेकिन अंतर है, आईसीजे 1946 में स्टैब्लिश किया गया था और यूएन का ऑफिशियल कोर्ट है। इसे वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, जबकि आईसीसी इसे 2002 में बनाया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल है। हालांकि केसेस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी यहां ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बेसिकली दो कंट्रीज के बीच में अगर विवाद हो तो ये उसे निपटाते हैं और कई बार एडवाइजरी ओपिनियन देते हैं। जबकि यहां पर किसी आईसीसी की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल का क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन किया जाता है। सब्जेक्ट मैटर आईसीजे में किसी देश की सॉवरेंटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट, ट्रेड, नेचुरल रिसोर्स को लेकर डिस्प्यूट, ह्यूमन राइट, ये सारे मुद्दे यहां डील किए जाते हैं। जबकि आईसीसी में जिनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, ये सब डील किया जाता है। आईसीजे को फंडिंग यूएन देता है, जबकि आईसीसी की फंडिंग पार्टीज जो होती हैं, देश जो उसके मेंबर हैं, वो देते हैं या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है। आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में है, जिसे आप शॉर्ट में यूएनएचआरसी बोल सकते हैं। आगे हम इसे यही बुलाएंगे। अभी हाल ही में यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो एक बार फिर से यूएनएचआरसी को ज्वाइन कर लेंगे। इसके पहले 3 साल पहले जो वहां के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने खुद को यूएनएचआरसी से ये आरोप लगाते हुए बाहर कर लिया था
कि यूएनएचआरसी इजरायल के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही तल्ख रवैया अपनाता है, जबकि चाइना और वेनेजुएला जैसे कई सारे ऐसे देश जो लगातार ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करते हैं वो इसके सदस्य बने हुए हैं। बात करते हैं यूएनएचआरसी के बारे में। इसे 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका उद्देश्य ये है कि पूरी दुनिया में ये ह्यूमन राइट को प्रमोट और प्रोटेक्ट करे। एट द सेम टाइम अगर कोई भी देश ह्यूमन राइट का वायलेशन करता है तो उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो यूएनएचआरसी में टोटल 47 मेंबर्स होते हैं एक बार में। इनका इलेक्शन हर साल होता है। एक देश जब एक बार इलेक्शन जीत जाता है तो वो 3 साल के लिए यूएनएचआरसी का मेंबर बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी देश लगातार केवल 2 बार ही यूएनएचआरसी का मेंबर बन सकता है, तीसरी बार नहीं बन सकता। उसे एक टर्म खाली छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वापस से गैप के बाद वो फिर से बन सकते हैं, लेकिन लगातार केवल 2 बार। पूरी दुनिया में जो रीजन्स हैं उन्हें 5 पूरी दुनिया में 5 क्लासिफिकेशन किए गए हैं रीजन्स के, और वहां से रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ किया जाता है। जो यूएनएचआरसी है ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस पास करते हैं ह्यूमन राइट के मुद्दे पर, और इनका एक पीरियोडिक रिव्यू भी आता है जहां पर जो 193 यूएन मेंबर स्टेट्स हैं वो उनको रिव्यू करते हैं कि वहां पर ह्यूमन राइट की सिचुएशन क्या है, और इनके पास कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंट्री में स्पेशल प्रोसीजर के माध्यम से ह्यूमन राइट के वायलेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ के बारे में है। डब्ल्यूटीओ ने अभी हाल ही में नाइजीरिया की फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर गोजी ओकोंजो इवियाला को फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन लीडर के तौर पे चूज कर लिया है। इन्हें डब्ल्यूटीओ का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन है उसे डायरेक्ट करें और चैनलाइज करें। पॉलिसी मैटर्स में इनकी पावर्स काफ़ी कम होती हैं। इनका जो मेजर रोल होता है वो एडवाइजरी और मैनेजरियल होता है, मतलब एडवाइजेस वगैरह दे देते हैं, उसके बेसिस पे काम होता है। डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो डब्ल्यूटीओ के सेक्रेटेरिएट को सुपरवाइज करते हैं जिसमें लगभग 700 लोग काम करते हैं। डब्ल्यूटीओ के जो मेंबर स्टेट्स होते हैं वो इन्हें 4 सालों के लिए एक बार में अपॉइंट करते हैं। तो ये तो बात हो गई डब्ल्यूटीओ के डायरेक्टर जनरल के बारे में। बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। जब ये स्टैब्लिश हुआ तो इसने गैट को रिप्लेस किया, दैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। 1946 के बाद से ही गैट काम कर रहा था ताकि दुनिया भर के जो कई सारे देश हैं वो आपस में अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकें फेयर मैनर में। बाद में उसे और इंप्रोवाइज करने की आवश्यकता पड़ी तो उसे रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लाया गया। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। 164 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। डब्ल्यूटीओ ऑफिशियली 1 जनवरी 1995 से काम कर रहा है। इसको जब स्टार्ट किया गया, फंक्शनल किया गया, तो एक एग्रीमेंट किया गया था जिसे मराकेश एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। 123 नेशंस ने इसे साइन किया 15 अप्रैल 1994 को। इंडिया 1948 से गैट का मेंबर रहा था। तो जब उरुग्वे राउंड चला जिसमें बातचीत हो रही थी कि एक नया अरेंजमेंट किया जाए ताकि पूरी दुनिया में जो बिजनेसेस हैं वो अच्छे से वर्क कर सकें, तो कई राउंड में बातचीत हुई, उसे ही उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक कहा जाता है। तो इंडिया ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। 10 इंडिया डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर है। डब्ल्यूटीओ ओवरसी करता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो रूल बेस्ड मैनर में काम करे, वहां पर कोई मोनोपोलाइज करने का प्रयास ना करे या फिर कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास ना करे। कुछ एक सिनेरियोज को छोड़ दिया जाए तो जो भी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं डब्ल्यूटीओ के भीतर इन कॉन्फ्रेंसेस में वो कंसेंसस पर किए जाते हैं जहां सभी मेंबर स्टेट्स एग्री होते हैं, लेकिन उसके बाद जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं और सभी को उन्हें फॉलो करना होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के बारे में है, जिसे आप यूएन फूड सिक्योरिटी कमेटी भी बोल सकते हैं। इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ गाइडलाइंस अडॉप्ट करी हैं। गाइडलाइंस क्यों अडॉप्ट करी हैं? ताकि जो ग्लोबल फूड सिस्टम है उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सके और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। इसके पहले कि हम इन गाइडलाइंस के बारे में बात करें, हम बात कर लेते हैं इस कमेटी के बारे में। कमेटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी 1974 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर। ये यूनाइटेड नेशंस सिस्टम में एक फोरम की तरह काम करता है जो ऐसी पॉलिसीज का फॉलोअप लेता है जिसके बेसिस पर दुनिया में जो फूड सिक्योरिटी है उस पर काम किया जा रहा है। यहां पे फूड का प्रोडक्शन और उसकी फिजिकल एक्सेस पर फोकस किया जाता है कि फूड प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं रहा है। सेक्रेटेरिएट इस कमेटी का देखिए परमानेंट है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है, हेडक्वार्टर जो है वहीं पर लोकेटेड है, यानी कि इटली के रोम में।
इसकी ये जो रिपोर्ट है अपनी वो यूएन जनरल असेंबली को सौंपते हैं। फंडिंग की बात करें तो इन्हें FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IFAD यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये सभी लोग इनकी फंडिंग करते हैं। ठीक है, गाइडलाइंस के बारे में चर्चा करते हैं। गाइडलाइंस इस तरीके से तैयार की गई हैं कि दुनिया भर में जो हंगर और माल न्यूट्रिशन है उसे कंटेन किया जा सके। एक कॉम्प्रिहेंसिव फूड सिस्टम अप्रोच हम ऑप्ट करें ताकि सभी लोगों तक खाना पहुंचे, और जो हमारा टारगेट है, जो हमने एक डिकेड डिसाइड किया है, यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 से 2025 का, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है जिसमें 0 हंगर का टारगेट है, हम उसे मैच कर सकें। गाइडलाइंस कहती हैं कि सभी लोगों को एडिक्वेट फूड पहुंचाना है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर करनी है, जो भी सोसाइटी के वल्नरेबल और अफेक्टेड ग्रुप्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट आर्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को साइन करने का अप्रूवल दे दिया है। यह एग्रीमेंट किसके किसके बीच में साइन किया जा रहा है? इंडिया और मॉरिशस के बीच में। सबसे पहले कि हम मॉरिशस की लोकेशन देख लेते हैं इसके पहले कि हम आगे बढ़ें। देखिए, ये है इंडिया और ये है अफ्रीका। अफ्रीका की ईस्ट में आपको मिलेगा मेडागास्कर, और मेडागास्कर की ईस्ट में आपको मिलेगा यहां पर मॉरिशस। मॉरिशस वैसे तो इंडियन ओशियन में है, लेकिन इसे एक अफ्रीकन कंट्री माना जाता है। तो ये तो आपने मैप में मॉरिशस की लोकेशन देख ली। अब जानते हैं इस पूरे एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया और मॉरिशस के बीच में जब CECPA साइन हो जाएगा तो मॉरिशस अफ्रीका का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसके साथ इंडिया ने इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया और मॉरिशस इस पैक्ट को साइन करने के लिए 2005 से ही प्रयासरत हैं। जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, उन्होंने इस प्रकार का कोई पहला एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड को बढ़ावा दिया जाना है। हालांकि जो फ्री ट्रेड होगा वो काफी लिमिटेड मैनर में होगा। इसके फीचर्स की बात करें तो ये एग्रीमेंट लिमिटेड है। इसमें कुछ एक एरिना को कवर किया गया है, लाइक गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड, रूल्स ऑफ ओरिजिन को डिसाइड करना, टेक्निकल बैरियर को कम करना, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेजर्स ऑप्ट करना, डिस्प्यूट सेटलमेंट, नेचुरल पर्संस का मूवमेंट, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज, कस्टम प्रोसीजर्स एंड कोऑपरेशन, इन सभी एरिना को इसमें कवर किया गया है। CECPA ये एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को भी स्टैब्लिश करेगा जो दोनों देशों के बीच में ट्रेड को इंप्रूव करने का प्रयास करेगा। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हुए हैं कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के 2 साल के भीतर ही ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म को ऑप्ट कर लिया जाएगा कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए विद इन 2 ईयर्स। अब ये ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म होता क्या है? देखिए, RCEP में भी इंडिया काफी तल्लीनता से ATSM की मांग कर रहा था। ATSM एक्चुअली में किसी भी देश को किसी अन्य देश में अपना सामान डंप करने से रोकता है। ये उस कंट्री को अलाउ करता है कि एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर इंपोर्ट किसी पार्टिकुलर कंट्री का बढ़ता है तो जहां से वो इंपोर्ट हो रहा है उस प्रोडक्ट पर अपने आप ही जो लेवी है वो बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ लेवीज। सिंपल तौर पर सपोज करिए कि मॉरिशस इंडिया से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया से अगर 100 यूनिट प्रोडक्ट है यहां पर मॉरिशस इंपोर्ट कर चुका है, तो 100 यूनिट के बाद सपोज करिए कि वो केवल 1 रुपए की ड्यूटी लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही 100 यूनिट इंडिया एक्सपोर्ट कर देगा मॉरिशस को, उसके बाद जब एक्सपोर्ट करने लगेगा तो फिर वो 5 रुपीस की ड्यूटी लगाने लग जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और इस पर कोई आपत्ति नहीं जताएगा। दैट इज ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म। यहां पर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हूं, तो हम चलेंगे अपने नेक्स्ट आर्टिकल यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में है। अभी हाल ही में इंडियन ओरिजिन की एक इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट बैंकर जिनका नाम है प्रीति सिन्हा, इन्हें यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया, जो कि इस बॉडी में हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। यहां पर बात करते हैं यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के बारे में। देखिए, इस कैपिटल डेवलपमेंट फंड को 1966 में स्टैब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के द्वारा। मैंडेट क्या है? मैंडेट है माइक्रो फाइनेंसिंग करना। कहां पर? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे देना जो कम प्रॉफिटेबल होते हैं और वहां पर जो अदर इन्वेस्टमेंट एंटिटीज हैं वो पैसे लगाने को तैयार नहीं होती। वहां पर यूएन कैपिटल डेवलपमेंट फंड पैसे इन्वेस्ट करता है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता, छोटे प्रोजेक्ट्स पर छोटे छोटे अमाउंट दिए जाते हैं और असिस्टेंस दिया जाता है। इससे जो ये कंट्रीज होती हैं वहां पर पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस को फुल पोटेंशियल अटेन करवाने में ये बॉडी मददगार साबित होती है।
अब इन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं? UNCDF एक ऑटोनॉमस और वॉलंटरली फंडेड UN ऑर्गेनाइजेशन है जो कि UNDP से एफिलिएटेड भी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनकी जो फंडिंग होती है वो UN मेंबर स्टेट से आती है। कुछ फाउंडेशंस और प्राइवेट सेक्टर्स भी अपना पैसा UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड में जोड़ते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में है। फाइनेंसिंग मॉडल इनका कैसा है? देखिए, जैसे कि हमने पहले बात की, ये माइक्रो फाइनेंसिंग करते हैं, वो भी ऐसे सेक्टर्स में जहां पर बाकी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज पैसे लगाने को तैयार नहीं होती, ऐसे देशों में जहां पर यूजुअली इन्वेस्टमेंट नहीं होता, लाइक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना, डिजिटल एरिना में भी, और जो अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वहां पर भी ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योर करने के लिए काम करते हैं। हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिले, हाउस होल्ड को, स्मॉल बिजनेसेस को, जिससे लोकल इकोनॉमी थ्राइव हो और लोग जो हैं वो पॉवर्टी से बाहर निकलें, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो। इसके लिए वहां पर वो प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाते हैं। कई बार वो कई सारी इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को गारंटी भी देते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में इस जगह पर पैसे लगा दीजिए, आपका पैसा नहीं डूबेगा, अगर डूबेगा तो हम दे देंगे। दूसरा, ये लोकलाइज्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये चाहते हैं कि फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन हो, मतलब जो लोकल बॉडीज हैं वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज खुद से कर सकें। तो वो इनोवेटिव म्युनिसिपल फाइनेंस के लिए वर्क करते हैं, जो म्युनिसिपल बॉडीज होती हैं उनको फंडिंग करते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं, उसको वो फाइनेंसिंग करते हैं ताकि लोकल लेवल पर इंफ्रा डेवलप हो, कैपिटल जनरेशन हो और लोगों को मदद मिले। अगला आर्टिकल है इंडिया की आर्कटिक पॉलिसी के बारे में। यहाँ पर इंडिया की जो आर्कटिक पॉलिसी है उसको रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग जो पब्लिक कमेंट्स हैं उनको लेने के लिए, उनको गैदर करने के लिए। अब सबसे पहले तो आर्कटिक रीजन को समझ लीजिए आप। ये 66 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ में आर्कटिक रीजन पड़ेगा, जिसमें नॉर्थ पोल भी आने वाला है इन द सेंटर। इस एरिया का जो ज्यूरिसडिक्शन है, इस ओशन का जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो यहाँ के आसपास की जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स सही मायने में मतलब जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो कनाडा हो गया, कनाडा के बाद डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, US, इनके पास इनका कंट्रोल, इनका ज्यूरिसडिक्शन होता है। और ये जो है ये मिलकर आर्कटिक काउंसिल बनाती हैं, जो कि एक हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। ये अलग अलग जो फेजेस होते हैं, अलग अलग जो इसकी कैटेगरीज है, उन सब में आप देखने वाले हैं। जो इनके इनिशिएटिव्स हैं उनमें ये साथ में कोलैबोरेट करते हैं, जहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करी जाएगी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। इसमें 8 परमानेंट मेंबर्स हैं और उसके साथ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं। आप देखिए, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, रशिया, US, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये आपके मेंबर्स हो गए। और इंडिया जो है उसको 2013 में ऑब्जर्वर स्टेटस मिल गया था। कुछ इंपॉर्टेंट इसकी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि आर्कटिक कंटामिनेंट्स एक्शन प्रोग्राम। ये जो है ये पोल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए और जो एनवायरमेंटल रिस्क है आर्कटिक ओशन को, उसको प्रिवेंट करने के लिए बनाई जाती है। और इसका जो चेयरमैनशिप है ये हर 2 साल में शिफ्ट होती रहती है। जो आर्कटिक काउंसिल की स्टेट्स है उनको हर 2 साल में चेयरमैनशिप दी जाती है। इसके बाद है आर्कटिक इकोनॉमिक काउंसिल, जो कि बिजनेस टू बिजनेस एक्टिविटीज़ को देखेगी और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जाती है। एक आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम है, जो कि ये देखने वाला है कि यहाँ पर प्रॉपर असेसमेंट हो रहा है स्टेटस का आर्कटिक रीजन का या नहीं। और किस चीज़ का असेसमेंट होगा यहाँ पर? पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के जो इश्यूज़ हैं उनका असेसमेंट होता है। उसके बाद एक और बॉडी है आर्कटिक माइग्रेटरी इनिशिएटिव, जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जो है उनके बारे में स्टडी करा जाता है। माइग्रेटरी बर्ड्स की पॉपुलेशन को स्टडी करा जाता है, कितनी सस्टेनेबल है, उसमें डिक्लाइन हो रहा है, अगर उनकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो रहा है उसको स्टडी करा जाएगा। 4 फ्लाईवेज हैं जिनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करा जाता है। अब फ्लाईवेज क्या हैं? तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं इनका एक फिक्स रूट होता है आने का, और उस फिक्स रूट को ही फ्लाईवे कहा जाता है। एक आपका अमेरिकास का फ्लाईवे हो गया, अफ्रीकन यूरेशियन फ्लाईवे है, सर्कम पोलर फ्लाईवे है, और एक है आपका ईस्ट एशिया ऑस्ट्रेलेशियन फ्लाईवे। तो इन 4 फ्लाईवेज को ऑब्जर्व करा जाता है। एक और इनिशिएटिव जो है उसका नाम है आर्कटिक मरीन टूरिज्म प्रोजेक्ट, जिसमें टूरिज्म को देखा जाता है, टूरिज्म को एनालाइज करा जाता है, कैसे आप इसमें सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, इसके बारे में भी चर्चा करी जाती है। बात करें इंडिया के एंगल की, तो इंडिया 5 पिलर्स के ऊपर अपना ये आर्कटिक मिशन जो है इसकी बुनियाद बनाने वाला है। 5 पिलर्स पे फोकस करने वाला है। साइंस और रिसर्च एक्टिविटीज़ पे फोकस होगा। साइंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी में बात करी जाएगी। फिर इकोनॉमिक और ह्यूमन डेवलपमेंट में कॉपरेशन देखा जाएगा, जिसमें एनर्जी, मिनरल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए और ह्यूमन डेवलपमेंट।
ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाएगी, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करेंगे और डीप वाटर सिस्टम को भी यूनिफाई करने की बात करी जाएगी, कैसे एक्सटेंशन करा जाए आर्कटिक तक, इसकी चर्चा होगी। गवर्नेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली जो यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज फॉर द लॉ ऑफ सीज है, इसके बारे में बात करा जाएगा। राइट्स और फ्रीडम, किस तरीके से आप मूवमेंट कर सकते हो, जो सीज है उनके मूवमेंट में यूएन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसकी चर्चा होगी। और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होगी, जिसमें स्टूडेंट प्रोग्राम्स भी होंगे जो ब्लू बायो इकोनॉमीज के ऊपर स्टडी करना चाहेंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म की भी बात करेंगे ये। साथ में रिसोर्सेज, कहाँ से मिनरल ऑयल, गैसेस, पेट्रोलियम, इन सब के ऊपर भी रिसर्च करा जाएगा। ये सारे काम इंडिया करने वाला है। जरा सा हम देखें कि किस तरीके की हिस्ट्री रही इंडिया और आर्कटिक की। तो सबसे पहले 1920 में पेरिस में ट्रीटी होती है स्वालबार्ड ट्रीटी नाम से। 2007 में फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन होता है। उसके बाद 2008 में आप देखेंगे हिमाद्री बेस एस्टैब्लिश कर दिया जाता है स्वालबार्ड में। उसके बाद 2014 में इंडियार्क करके एक मल्टी सेंसर मूड ऑब्जर्वेटरी खोली जाती है कोंग्स जॉर्डन में, कोंग्स फॉर्डन कहेंगे इसको, तो कोंग्स फॉर्डन में खोली जाती है। और 2016 में आप देखते हैं एक ग्लूबेडन एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी सेटअप होती है, ये एल्संड स्वालबार्ड में एस्टैब्लिश करी जाती है। तो अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया कंटिन्यूसली एक्टिव रहा है इस आर्कटिक रीजन में और अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो काम है उन सबको करता आ रहा है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।